Hello everyone, welcome to our academy, The Selecting One. Today we are discuss about CTET questions with concept. Okay, कुछ important question करने वाले हैं हम CTET के और साथ में concept discuss करेंगे आज. चलो first question से start करते हैं. Our first question is which approach emphasize meaningful communication over grammatical accuracy? तो ऐसी कौन सी वो अप्रोच है जो कि कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज करती है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे? तो बताइए कौन सी अप्रोच है वो. फर्स्ट क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा होता है जिसमें हम जैसे एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैंने कहा राम इज अ बॉय, ये सेंटेंस है, इसको एज इट इज इसको हिंदी में ट्रांसलेशन देना कि राम एक लड़का है. तो ये तो हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना कंप्लीट सेंटेंस को. ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया. नेक्स्ट क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड. ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनकी हैबिट फॉर्मेशन होता है. ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा स्टूडेंट की हैबिट को फॉर्मेशन किया जाता है. तो थर्ड वन क्या है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT. तो CLT इज द राइट आंसर, क्योंकि CLT ही जो है एम्फसाइज करता है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, देखो इसके मतलब नाम में कम्युनिकेशन है, तो ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. तो ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर एम्फसाइज करता है CLT. नेक्स्ट फोर्थ जो है ऑप्शन वो क्या है, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, देखो ग्रामर ट्रांसलेशन तो हो गया, जैसे एक सेंटेंस हुआ उसको फिर एज इट इज हमने हिंदी में ट्रांसफर कर दिया, ये तो हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसको कोई भी वर्ड हिंदी का यूज नहीं होगा, उसको एज इट इज इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाएगा. अगर कोई फ्रेंच सीख रहा है तो उसको फ्रेंच टू फ्रेंच ही रीड कराएंगे, उसके अंदर कोई भी सेकंड लैंग्वेज यूज नहीं होगी. तो वो डायरेक्ट मेथड का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाए, ये होता है डायरेक्ट मेथड. तो इसका राइट आंसर रहेगा CLT यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग. इसमें ही बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको एम्फेसाइज किया जाता है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी. देखिए ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी विच कम्युनिटिव लेवल इज हाईएस्ट. तो क्या बताना है, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसका रिवाइज एडिशन की हाईएस्ट लेवल इसने पूछी है. देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो है दो मतलब उसने दो लेवल्स में यानी 6 लेवल होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के, तो उन्होंने दो बारी उसको ये किया था रिवाइज, मतलब एक बारी रिवाइज किया था, पहली बार उसने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बाद सेकंड टाइम उसने रिवाइज किया था. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने जो फर्स्ट टाइम अपनी थ्योरी दी थी 1956 में, तो ये 1956 वाला नहीं पूछा, इसने जो सेकंड टाइम 2001 में जो रिवाइज एडिशन दिया था उसका हाईएस्ट लेवल पूछा है आपसे. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों के जो है लेवल डिफरेंट डिफरेंट है. देखिए सबसे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही आप लेवल देख लीजिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं इसमें. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या कितने लेवल दिए थे हमारे पास, 6 लेवल दिए थे. तो फर्स्ट लेवल क्या रहेगा, 6 लेवल जो है 6 लेवल दिए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी. तो फर्स्ट लेवल कौन सा रहेगा, नॉलेज. तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, नॉलेज लेता है. नॉलेज यानी कुछ भी चीज को जो है बच्चा याद करता है, रिकॉल करता है, रिमेम्बर करता है. तो फर्स्ट इसका रहेगा नॉलेज, ये कौन सी वाला है, और जो सबसे पहले उसने थ्योरी दी थी. और सेकंड रहेगा कॉम्प्रीहेंड. बच्चा क्या करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है, उस चीज को समझता है. ठीक है, उसके एक्सप्लेन करते हैं बच्चे को, तो उससे वो जो है बच्चा समझ जाता है कि क्या चीज है. कॉम्प्रीहेंड बढ़ता है सेकंड लेवल में, कॉम्प्रीहेंड करता है बच्चा. तो थर्ड क्या है, थर्ड क्या करता है बच्चा, एप्लीकेशन. एप्लीकेशन थर्ड में बच्चा क्या करता है, जो भी उसने सीखा है, देखो सबसे पहले तो उसने इस चीज को रिकॉल किया, जो भी बच्चे के पास नॉलेज थी उसने रिकॉल किया, उसको याद किया कि उसके पास क्या नॉलेज है. उसके बाद उसने उस नॉलेज को समझना शुरू किया, उसके अर्थ को समझना शुरू किया, कॉम्प्रीहेंड करना शुरू किया. उसके बाद क्या किया उसने, एप्लीकेशन है यानी उस चीज को उसने यूज किया या अप्लाई किया. जब भी उसको जरूरत ऐसा लगा उसको कि अब मुझे ये ज्ञान यूज करना है तो उसने उसको यूज करना स्टार्ट किया. और फोर्थ क्या रहेगा, एनालिसिस. फिर बच्चे ने उसको क्या करना शुरू किया, विश्लेषण किया, यानी उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके इस चीज को समझना शुरू किया. पार्ट्स में डिवाइड किया, कोई उसके पास एक मान लो कि कोई प्रॉब्लम आई है बच्चे को, तो उस प्रॉब्लम को उसको सोल्व करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट में उसको सोचा कि ऐसे ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं. तो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट क्या रहेगा, सिंथेसिस. सिंथेसिस इसमें क्या है, बच्चा जो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया थे, जो कि उसने डिफरेंट डिफरेंट आइडिया एनालाइज किए थे, ये मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडिया बच्चे के पास है, उसके बाद उन सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडिया को बच्चे ने एक ही बना दिया, एक करके उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया है.
जो भी डिफरेंट डिफरेंट उसको आइडियाज मिले थे। तो 6 क्या रहेगा, 6 ब्लूम टैक्सोनॉमी ने क्या दिया था, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ठीक है, 6 पार्ट रहेगा एवोल्यूशन। यानी कि उसने अब उस चीज को जो उसने अपना डिसीजन जो है, इसमें बच्चा अपना एक डिसीजन ले लेता है, उस चीज को जज करना शुरू कर देता है, अपना डिसीजन लेना शुरू कर देता है, ये सब उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। ये है उसके 6 पार्ट जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिए थे सबसे पहले वाले। अब क्या है, इसने क्या पूछा है, हमें बताना है कि जो उसने रिवाइज्ड एडिशन दिया था, ये तो उसने सबसे पहले दिए थे, अब इनको ही सेम उसने लेवल को जो ये 6 लेवल में दिए थे, इन सबको रिवाइज किया 2001 में। ओके चलो रिवाइज्ड अभी देख लेते हैं इसका रिवाइज्ड एडिशन जो कि 2001 में आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी का। तो फर्स्ट वन रिवाइज एडिशन में क्या रहेगा, रिमेंबर, रिमेंबर देखो उसमें क्या था, सबसे पहले नॉलेज, यानी सबसे पहले बच्चे को कुछ ज्ञान होता है, उसके अंदर कुछ नॉलेज होती है। इसमें क्या रहेगा, रिमेंबर, यानी जो भी बच्चे के पास नॉलेज है वो उसको रिकॉल करता है, उसको याद करता है। और सेकंड वन इसमें क्या था, कॉम्प्रिहेंड करता है बच्चा। इसमें क्या रहेगा, अंडरस्टैंड, यानी सेम ही चीज है, इसमें बच्चा उस चीज को कॉम्प्रिहेंड करता है, इसमें उसको समझता है, दोनों ही उसकी नॉलेज से रिलेटेड है, समझ से रिलेटेड है। थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन, यहाँ पे क्या दिया था, एप्लीकेशन, यहाँ पे बस उसको एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है अप्लाई, यानी वही सेम चीजें हैं यहाँ पे अप्लाई हो गया, अब उस ज्ञान को वो नेक्स्ट लेवल में अप्लाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे था एनालिसिस, ओके, और इधर क्या हो जाएगा, एनालाइज, यानी सेम वही चीज है, अभी उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस आइडिया क्रिएट करता है। और यहाँ पे था सिंथेसिस, और लेकिन अभी देखो यहाँ पे सिंथेसिस, सिंथेसिस था इसकी 1 2 3 4 5th लेवल में, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका, एक सेकेंड, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। और तो लास्ट वन क्या था, यहाँ पे एवोल्यूशन था, तो यहाँ पे उसकी जगह क्या हो जाएगा, क्रिएट, यानी सिर्फ जो ये 5th और 6th है, जो बाकी तो सिमिलर ही रहेंगे, बट जो ये 5th और 6th लेवल था उसका ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसको उसने इंटरचेंज कर दिया है, बस ये रिमेंबर करना है। देखो यहाँ पे क्या था, एवोल्यूशन था, यहाँ पे सिंथेसिस था, तो यहाँ पे तो उसने सिंथेसिस को एवोल्यूशन कर दिया, यानी चीजों को एवोल्यूट करना। और यहाँ पे जो एवोल्यूशन था उसका हाईएस्ट लेवल, देखो अगर रिवाइज से पहले कुछ अगर रिवाइज शब्द का यूज ना हो तो ये है उसका हाईएस्ट लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी का, दिस इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। बट अगर उसने रिवाइज पूछा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाईएस्ट लेवल में क्रिएट, यानी वो अब उस चीज को क्रिएशन में लेके आता है, क्रिएट करता है। दिस वन इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज्ड एडिशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है चलो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट लेवल इसने पूछा, तो हाईएस्ट लेवल कौन सा रहेगा, क्रिएट, क्रिएट इज द हाईएस्ट लेवल। लेकिन अगर ये रिवाइज्ड वर्ड यहाँ पे नहीं होता, अगर उसने पूछा होता हाईएस्ट लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो एवोल्यूशन होता। ठीक है, अगर रिवाइज्ड वर्ड नहीं होता, अगर रिवाइज्ड वर्ड है तो हाईएस्ट रहेगा क्रिएट, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेसमेंट इज कंडक्टिव ड्यूरिंग टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग। तो बताइए कौन सी जो असेसमेंट है वो क्या रहेगी, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करेगी। देखो ये वर्ड आ गया इसमें ड्यूरिंग, तो अभी आई होप आप सब बता दोगे ड्यूरिंग में क्या होता है। देखो समेटिव कौन सा होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, समेटिव। समेटिव में क्या होता है, समेटिव होता है एंड में, एंड में होती है असेसमेंट। ओके जो भी एंड में होती है असेसमेंट वो समेटिव असेसमेंट होती है। और डायग्नोस क्या होता है, डायग्नोस करना, यानी इसमें तो उसके सिर्फ कारण जानने होते हैं, बच्चे के कारण जानना है, डायग्नोस करना कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज में बच्चा अच्छे से जो है समझ नहीं पा रहा है, ये सब जो है डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। और तो थर्ड वन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, जो क्लासरूम के ड्यूरिंग होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट, जो टीचर और स्टूडेंट होता है उनकी जो डिस्कशन होता है क्लासरूम में, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, जो टीचिंग के दौरान होती है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, वही होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देख लेते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट। देखो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है, जस्ट प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि जैसे कि देखो इसके नाम से पता चल रहा है प्लेसमेंट, यानी बच्चे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, एबिलिटी और उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको ऐसे ग्रुप में डालना जो उसके लिए वैल्यूएबल है, जितनी उसको नॉलेज है, जो उसकी स्टूडेंट के अंदर जो भी एबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग उसको एक प्लेस देना, या एक ऐसा ग्रुप देना जो उसके लिए जो है, जो उसको और इम्प्रूव कर सके, उसके लिए एक बेटर बेटर ऑप्शन रहे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। तो क्या बताना है, प्राइमरी एम बताना है, जो हम लैंग्वेज पेडागोजी जो पढ़ रहे हैं इसका एम क्या है, क्यों हम इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ओके तो फर्स्ट क्या है, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल, क्या ग्रामर रूल को मेमोराइजेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज पेडागोजी को, क्या ये एम है इसका। अफेक्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कम्युनिकेशन, अफेक्टिव लैंग्वेज
इक्विजेशन यानी कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं, ज्ञान है उसको इक्विजिशन करते हैं। ठीक है, क्या इसके लिए हम जो है लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। थर्ड है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस ओनली, क्या सिर्फ जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं? ओनली वाला तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, क्या अपनी वोकैब को मेमोराइजेशन करने के लिए, वोकैब को रटने के लिए हम इसको जो लैंग्वेज पैडागोजी को पढ़ रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि बच्चे को एक इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन उसकी स्किल को बढ़ाना, ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव बन सके, वो लैंग्वेज को एक्विजिशन कर सके अच्छे से, उसकी लैंग्वेज पे जो है उसकी कमांड बनी रहे। इसके लिए हम जो लैंग्वेज पैडागोजी को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच लैंग्वेज स्किल डेवलप फर्स्ट नेचुरली? तो कौन सी जो लैंग्वेज स्किल है जो नेचुरली डेवलप होती है, नेचुरली जो डेवलप होती है वो कौन सी होती है? देखो हमारे पास लैंग्वेज स्किल की जो ऑर्डर है, लैंग्वेज स्किल का ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर में हम लैंग्वेजेस को सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं, देखिए ये ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले लिसनिंग, नेक्स्ट स्पीकिंग, नेक्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग। ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में जो एक बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है, LSRW। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। देखिए अगर इसने नॉर्मली जो नेचुरली में पूछा है बच्चे का कि कैसे वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, कैसे वो नेचुरली लैंग्वेज को सीखता है, तो ये रहेगा इसका LSRW। अगर यहाँ पे आ जाता मारिया मांटेश्वरी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता कि बच्चा कैसे जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है नेचुरली, तो यहाँ पे क्या हो जाता, LS जो RW है वो इंटरचेंज हो जाते, तो यहाँ पे हो जाता WR, यानी पहले बच्चा राइटिंग सीखता है फिर रीडिंग सीखता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अगर मारिया मांटेश्वरी होता यहाँ पे तो ये इसका ऑर्डर रहता लैंग्वेज सीखने का नेचुरली। तो सबसे पहले पूछा है इसने फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या करता है बच्चा, लिसनिंग। तो आंसर इसका रहेगा सी। सबसे पहले बच्चा जो है लिसनिंग करता है, सुनता है, आसपास के एनवायरनमेंट से बच्चा सुनता है और फिर उसको एक्वायर करता है, सुन सुन के। सबसे पहले बच्चा सुन के एक्वायर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? तो ये बताना है जो वाइगोत्स्की है उसके अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या है। देखिए क्या है स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पनिशिंग वीक लर्नर। क्या वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि हमें जो भी वीक लर्नर है उनको पनिश करना है? तो ये तो इनकरेक्ट होगा, किसी को भी पनिशमेंट नहीं देनी है लर्नर को। टेम्परेरी टीचर सपोर्ट अंटिल इंडिपेंडेंट, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। एक टीचर जो है बच्चे को टेम्परेरी जो हेल्प प्रोवाइड करता है। देखो एक स्टूडेंट है वो कहीं पे अटक रहा है या उसको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर क्या करेगा, उसको हिंट हिंट के थ्रू इसको हिंट के थ्रू उसको जो है थोड़ी से सपोर्ट दे देगा, ताकि जो बच्चा आगे अपना माइंड यूज करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। सिर्फ एक टेम्परेरी हेल्प जो प्रोवाइड करेगा टीचर बच्चे को। फिर नेक्स्ट वर्क जो है स्टूडेंट अपने आप ही करेगा। गिविंग होमवर्क ओनली, क्या सिर्फ होमवर्क देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा भाई। टीचिंग ग्रामर रिपीटली, क्या ग्रामर को रिपीट करके ग्रामर को ही टीच करना है? ये भी इनकरेक्ट है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे को जो है थोड़ी सी टीचर के द्वारा हेल्प दी जाए थोड़ी बहुत, ताकि बच्चा फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लाए अपने तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच मेथड डिस्करेज द यूज ऑफ द मदर टंग? तो ये बताना है कौन सा मेथड है वो जो कि मदर टंग को डिस्करेज करता है। डिस्करेज कौन सा करता है मदर टंग को, जिसमें कि मदर टंग को यूज नहीं करते? अब देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, मैंने बताया था। अगर एक सेंटेंस है उसको मदर टंग में या ऐसी लैंग्वेज में जो बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए, उस यानी उसकी मदर टंग यूज हुई वो, उसमें बच्चे को ट्रांसलेशन करके बताना, यानी इसमें तो मदर टंग जो है यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल में भी क्या है, टू लैंग्वेज में बच्चे को, एक तो मदर टंग हो गई, सेकंड लैंग्वेज मदर टंग के अलावा जैसे सेकंड लैंग्वेज होगी जो बच्चा लर्न कर रहा है, यानी इसमें भी मदर टंग का यूज हो रहा है बच्चे को। इसमें भी बच्चे की मदर टंग के अकॉर्डिंग ही उसको जो है लैंग्वेज को लर्न कराया जाता है। थर्ड क्या है, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड कौन सा है, अगर बच्चा इंग्लिश लर्न कर रहा है तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बच्चे को जो है पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर कोई भी मदर टंग यूज नहीं होगी। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कहीं भी जो मदर टंग का यूज नहीं होता, इसलिए जो डायरेक्ट मेथड है वही मदर टंग को डिस्करेज करता है। ओके, इसका डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इक्लेक्टिव मेथड। देखिए इक्लेक्टिव मेथड कौन सा होता है, इक्लेक्टिव वो मेथड होता है जिसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग टीचर उसको गाइड करता है। जैसी जैसी नीड बच्चे को है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो टीचर जो है स्टूडेंट्स को रीड कराता है, लर्न कराता है। जिस टाइप का बच्चा है उसी टाइप की उसको जो हेल्प प्रोवाइड करता है टीचर। ये होता है इक्लेक्टिव जो मेथड, ये स्टूडेंट सेंटर रहता है। इसमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को समझाया जाता है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग प्राइमरी एम्स टू। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग बताना है क्या है, क्या एक्सटेंसिव रीडिंग इम्प्रूव ग्रामर एक्यूरेसी, क्या एक्सटेंसिव रीडिंग ग्रामर एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है एक्सटेंसिव रीडिंग। और नेक्स्ट क्या, इंक्रीज रीडिंग स्पीड एंड एंजॉयमेंट। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, मेमोराइज वोकैबुलरी लिस्ट। क्या जो वोकैबुलरी लिस्ट है उसको मेमोराइज कराती है, प्रैक्टिस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कराती है। देखिए एक्सटेंसिव जो है रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जिसको हम, जिसमें बच्चा जो अपने जॉय के लिए, अपनी खुशी के लिए यूं ही बस यूं ही पढ़ लेता है। यानी जैसे कोई स्टोरी बुक है, बच्चा स्टोरी बुक को जस्ट जैसे फ्री बैठा है तो रीड कर लेता है, यूं ही जस्ट ऊपरी तौर पे एक स्टोरी रीड कर लेता है बच्चा अपने जॉय के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी बच्चा एक्सटेंसिव रीडिंग करता है। यानी इसमें कोई डीपली एनालिसिस नहीं करता बच्चा। अगर यहाँ पे होता इंटेंसिव, ओके इंटेंसिव में क्या होता है, बच्चा डीपली एनालाइज करता, डीपली एनालाइज करता है लैंग्वेज का। लेकिन जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव में क्या होता है, जस्ट फॉर अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी जॉय के लिए, अपनी खुशी के लिए बच्चा जो है रीडिंग करता है इसमें। ओके तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। तो कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, नहीं देखो नहीं पूछा है सीसीई में, सीसीई में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस असेसमेंट। क्या कंटिन्यूअस असेसमेंट लेना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, होलिस्टिक डेवलपमेंट या वन एनुअल एग्जामिनेशन ओनली, रेगुलर फीडबैक, रेगुलर जो है फीडबैक लेना। अब बताओ कौन सी उसकी जो सीसीई की, सीसीई एवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए सीसीई होता क्या है, सीसीई में बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे की, हर चीज को असेसमेंट किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूस असेसमेंट भी होता है बच्चे का, उसको बच्चे को असेस किया जाता है, हर प्रॉब्लम उसकी सोल्व की जाती है। होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका, स्कोलस्टिक भी और को स्कोलस्टिक भी डेवलपमेंट होता है इसमें। तो लेकिन वन एनुअल एग्जामिनेशन ओनली, क्या सिर्फ एक ही जो एग्जामिनेशन पर ये डिपेंड है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ओवरऑल आ गया तो वन का तो कोई सीन ही नहीं है, तो ओनली ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यानी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, रेगुलर फीडबैक। देखिए फीडबैक तो लिया जाता है, अगर बच्चे का फीडबैक नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अब कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है तो आंसर इसका रहेगा सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एक्टिविटी बेस्ट डेवलप स्पीकिंग स्किल। देखिए स्पीकिंग स्किल जो डेवलप करनी है तो कौन सी जो एक्टिविटी सबसे बेस्ट रहेगी। देखिए फर्स्ट क्या है, डिक्टेशन। अगर डिक्टेशन कराएंगे तो डिक्टेशन क्या होता है कि कुछ वर्ड बोला बच्चे ने राइट कर लिया, तो इसमें तो आई थिंक इसमें तो राइटिंग जो है बच्चे की, राइटिंग डेवलप होगी डिक्टेशन में। नेक्स्ट क्या, डिबेट करना या रोल प्ले करना। देखिए अगर स्पीकिंग स्किल पूछा है, अगर बच्चा जो है डिबेट कर रहा है, कोई रोल प्ले कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो ही इनहेंस होगी। तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, अगर बच्चा साइलेंटली रीड कर रहा है कोई भी चीज तो उसमें उसकी स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी, नहीं होगी। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेथड से भी इतनी ज्यादा जो स्किल है उसकी इंप्रूव नहीं होती। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी, यानी डिबेट करके और रोल प्ले से उसकी बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल है वो एनहेंस होगी, इससे उसकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और स्किल भी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच एरर शुड अ टीचर इग्नोर ड्यूरिंग फ्लुएंसी एक्टिविटी। ठीक है तो कौन सी जो है टीचर को कौन सी चीज इग्नोर करनी चाहिए अगर बच्चा एक फ्लुएंसी एक्टिविटी कर रहा है, फ्लुएंसी सीख रहा है किसी लैंग्वेज की, तो टीचर को क्या इग्नोर करना चाहिए। माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक दैट डू नॉट इफेक्ट कम्युनिकेशन। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी प्रोनाउंसिएशन एरर इमीडिएटली। अगर बच्चा कोई भी जैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा है तो उसकी एरर है, मान लो उसने अब ये वर्ड है प्रोनाउंस, अगर कई बार बच्चे इसको क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं, अगर टीचर उसी टाइम बच्चे की जो है एरर को पकड़ेगा तो क्या होगा, बच्चा थोड़ा ये हो जाएगा, उसकी फ्लुएंसी में दिक्कत आ जाएगी, बच्चा वहीं पे रुक जाएगा अगर टीचर उसको बार बार रोकेगा तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एवरी स्पेलिंग मिस्टेक। अगर बच्चे की हर स्पेलिंग मिस्टेक को टीचर करेक्ट करेगा तो भी बच्चे में आगे बढ़ने की जो है आगे बढ़ने की बच्चा सोचेगा नहीं, उसको ये लगेगा कि भाई टीचर तो हर बात पे मिस्टेक निकाल रहा है, तो बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये भी इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि टीचर को बच्चे को मोटिवेट भी रखना है। एवरी पंक्चुएशन मिस्टेक, कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक है तो ये भी टीचर नहीं करेगा कि हर, देखो टीचर बच्चे को टीचर बताएगा कि हाँ ये मिस्टेक है, लेकिन अगर वो कोई एक्टिविटी फ्लुएंसी एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम पे अगर बच्चे को रोक देंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। और उसकी इसलिए जो माइनर मिस्टेक है उसको, जो माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक है टीचर को उनको ऑफ कोर्स इग्नोर करना चाहिए, ताकि बच्चा फ्लुएंसी जो एक्टिविटी उस टाइम कर रहा है, मान लो कोई स्पीकिंग स्किल कर रहा है बच्चा, कुछ बोल रहा है या कुछ सुना रहा है, तो उस टाइम जो उसकी फ्लुएंसी है वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगी, बच्चा वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए टीचर को ये चीज इग्नोर करनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन को वो चीज इफेक्ट करेगी उस टाइम पे। ठीक है तो इसका फर्स्ट जो है आंसर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, जो ये ZPD है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये जो ZPD का कंसेप्ट है, ZPD का कंसेप्ट बताना है किसने दिया है, पियाजे ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने या चॉम्स्की ने। देखो चॉम्स्की ने तो क्या कहा था कि बच्चे के अंदर क्या होता है, LAD होता है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे में होती है, ये तो चॉम्स्की का कंसेप्ट था। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सॉरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, देखो जैसे एक स्टूडेंट है, उसके अंदर जो नॉलेज है, बच्चे को जो भी जो जितनी भी नॉलेज है बच्चे के अंदर, वो जो है नेक्स्ट मान लो ये टीचर है, जो भी बच्चे के अंदर अभी फिलहाल मान लो इसके अंदर 10% नॉलेज है, और टीचर के पास 90% नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज जो बच्चा अपने टीचर से लेगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे बच्चे ने टीचर से 80% नॉलेज ले ली, तो जो ये नॉलेज है बच्चे की, ये जो नॉलेज ले रहा है स्टूडेंट अपने टीचर से, वही नॉलेज क्या कहलाएगी, वो ZPD कहलाएगी। जो स्टूडेंट अपने टीचर से नॉलेज एक्वायर करता है, सीखता है जो भी, वो सब क्या है, ZPD कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम एक्टिविटी मेनली प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो वो क्लासरूम की कौन सी एक्टिविटी है जो कि बच्चे में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करती है, प्रमोट करती है, तो कौन सी है। कॉपिंग नोट्स, क्या बच्चा नोट्स को कॉपी करेगा, उसमें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उसकी डेवलप होगी, कॉपी करने से नहीं होगी। फिलिंग ब्लैंक्स, एक ब्लैंक जो है, ये सेंटेंस दे दिया और यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया, क्या इसको फिल करने से उसकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी बच्चे की, नहीं होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दिस वन इज द राइट आंसर। बच्चे के अंदर जो लर्निंग डेवलप होगी प्रोजेक्ट बेस्ड, उससे ही बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उसको ही वो प्रमोट कर पाएगा। और लास्ट क्या, मेमोराइजेशन डेफिनेशन, क्या कोई भी डेफिनेशन को उसको रट लेने से बच्चे में जो थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग आ जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रटना तो है ही नहीं, बच्चे को हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, थर्ड इसका जो है राइट आंसर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है, इसको देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है। देखो प्रोजेक्ट बेस्ड क्या लर्निंग है, इसमें जो स्टूडेंट है उसको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना, बच्चे को ऐसी एक्टिविटी कराना कि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो, ये लर्नर सेंटर होती है, और बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके जो बच्चे को पढ़ाना होता है, इसमें टीचर क्या करता है, एज अ गाइडर, एक गाइडर होता है इसमें टीचर, और लेकिन ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें टीचर बच्चे को एक टॉपिक दे देता है, कि जैसे कुछ भी बच्चे को टॉपिक दे दिया, मान लो उसको कहा कि सेव वाटर, इस पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो टीचर ने तो टॉपिक दे दिया, यानी टीचर ने स्टूडेंट को एक रियल लाइफ बेस पे कोई टास्क दी है। अब बच्चा क्या रहेगा, इसमें एक्टिव रहेगा, बच्चे को अब उस से रिलेटेड जो है कंसेप्ट तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो इसमें स्टूडेंट की स्किल डेवलप होंगी, स्टूडेंट की स्किल इसमें डेवलप होंगी, और अच्छी जो है उसमें बच्चा जो है इसमें अब क्रिटिकल थिंकिंग भी उसकी डेवलप होगी, और क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब डेवलप होंगी बच्चे की। तो दिस इज अ राइट आंसर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये स्टूडेंट सेंटर रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेस्ट वे टू एसेस स्पीकिंग स्किल। ओके, अब देखो स्पीकिंग स्किल को एसेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो नहीं, क्योंकि उसमें तो ये 4 ऑप्शन हो गए, एक को सिलेक्ट कर दिया, इसमें तो स्पीकिंग का कोई मतलब रोल ही नहीं है। नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन विद रूब्रिक, देखो ओरल प्रेजेंटेशन, अभी ओरल ही आ गया, तो ओरल क्या है, स्पीकिंग से रिलेटेड, तो यही क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बच्चे में अगर स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो ओरल प्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक तो करने, ट्रांसलेशन टेस्ट, ट्रांसलेशन का भी कोई टेस्ट नहीं लेना है, ये तो रिटर्न में आ जाएंगे सब। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओरल प्रेजेंटेशन विद रूब्रिक के साथ जो बच्चे की ओरल प्रेजेंटेशन लेना, इज द राइट आंसर। देखिए रूब्रिक क्या है, रूब्रिक एक असेसमेंट टूल है, रूब्रिक क्या है, एक असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टूल, जिसमें जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, फिर उसको एक परफॉर्मेंस को चेक करके एक बेस्ट क्राइटेरिया कर देना, उसको बेस्ट मार्क्स में डिवाइड कर देना है, ये होता है रूब्रिक। अच्छे, जिसमें बच्चे को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि उसके साथ कोई अनफेयर हो रहा है, तो ये एक फेयरली टेस्ट है जिसमें बच्चे का जो परफॉर्मेंस लेवल स्कोर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि लर्नर सेंटर पेडागोजी को के लिए इम्पोर्टेंट है। लर्नर सेंटर्ड पूछा है, तो टीचर स्पीक थ्रू आउट द क्लास, क्या ये लर्नर सेंटर है। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, ओके, मेमोराइजेशन ओनली,
ओनली आ गया तो बिल्कुल इनकरेक्ट। और वैसे भी मेमोराइजेशन तो बिल्कुल कराना ही है स्टूडेंट्स को। पनिशमेंट फॉर मिस्टेक के लिए पनिशमेंट नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। तो एक्टिव लर्नर, अगर लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज में, कोई भी जो है लर्नर परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई भी स्किल इंप्रूव कर रहा है, अगर अगर लर्नर एक्टिव है तो दिस वन इज द राइट आंसर। लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेशन ही जो है लर्नर सेंटर पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको इम्प्रूव करने के लिए, लर्नर की थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इज द बेस्ट रहेगा एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग, यानी CLT हमने पहले डिस्कस किया था। CLT क्या होता है? देखिए CLT क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी बच्चे की जो है कम्युनिकेशन है उसको डेवलप करना, बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी को डेवलप करना। ओके, बच्चे की एबिलिटी डेवलप करना, रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चे को जोड़ना और एम्फोसाइज करना मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे में, फ्लुएंसी को एम्फोसाइज करना और बच्चे की एबिलिटी को एम्फेसाइज करना, यही होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करना, फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स बिफोर कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन से पहले ग्रामेटिकल रूल्स में मास्टरी होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ है इसमें CLT में? नहीं, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन। देखिए मीनिंगफुल इंटरेक्शन कराना बच्चे का, उसकी मीनिंगफुल जो है मीनिंगफुल स्किल डेवलप करना, कम्युनिकेशन फ्लुएंसी, बच्चे में फ्लुएंसी को डेवलप करना, यही सब इसमें कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग में रहेगा। डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मीनिंगफुल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन। क्या वोकेबलरी और इसका मेमोराइजेशन कराना है, रटाना है? बिल्कुल भी नहीं। एक्यूरेसी इन रिटन एग्जामिनेशन, रिटन तो इनकरेक्ट है ही। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A learner say he go to school every day. This is an example. ये किसका एग्जाम्पल है बताना? परफॉर्मेंस मिस्टेक का। क्या बच्चा कोई परफॉर्मेंस मिस्टेक कर रहा है इसमें? एरर ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्पिटेंस, कुछ इनकम्प्लीट है। मदर टंग इंटरफेरेंस ओनली, क्या कुछ मदर टंग की इंटरफेरेंस इसमें लग रही है? प्रोनाउंसिएशन एरर है। देखिए इसमें क्या है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये सेंटेंस दिया गया है। मान लो लर्नर को, स्टूडेंट को सेंटेंस जो है ही गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसा किसी स्टूडेंट ने कहा है कि वो ऐसे स्कूल जाता है। लेकिन देख करंट इसका जो करेक्ट क्या रहेगा, अगर ग्रामेटिकल तो ये ही गोज रहेगा, ही गोज टू द स्कूल एवरी डे। बट स्टूडेंट ने क्या कहा है, उसने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें उसका क्या दिख रहा है ये बताना है। क्या उसकी कोई परफॉर्मेंस मिस्टेक इसमें नजर आ रही है? नहीं, इसमें कोई परफॉर्मेंस मिस्टेक नहीं है। परफॉर्मेंस मिस्टेक, परफॉर्मेंस मिस्टेक कौन सी होती है? कि एक टेम्परेरी मिस्टेक्स जो बच्चा करता है, कोई स्लिप ऑफ टंग बच्चे से मिस्टेक होती है, कोई वर्ड बच्चा बोलना चाह रहा है लेकिन स्लिप ऑफ टंग वो कुछ और वर्ड जो है यूज कर लेता है, ये होती है परफॉर्मेंस मिस्टेक। यानी एक जस्ट टेम्परेरी मिस्टेक जिसको जो लर्नर है वो सेल्फ करेक्ट कर सकता है। दिस इज परफॉर्मेंस मिस्टेक। नेक्स्ट क्या है? एरर ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्पिटेंस। देखिए ये एरर किसकी वजह से है? जो बच्चे ने ऐसा बोला कि ही गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे ने ऐसा कहा तो ये इसका जो रीजन क्या है, ये है इनकम्प्लीट कॉम्पिटेंस। ये एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चे का इनकम्प्लीट लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। ओके, नेक्स्ट है मदर टंग इंटरफेरेंस ओनली। जो मदर टंग है क्या सिर्फ उसका इंटरफेरेंस लग रहा है? देखिए इस सेंटेंस में मदर टंग का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो मदर टंग का यहाँ कोई सीन नहीं है। प्रोनाउंसिएशन एरर, क्या कोई प्रोनाउंसिएशन एरर है? देखो प्रोनाउंसिएशन का भी कोई सीन नहीं, क्योंकि एक ग्रामेटिकल एरर है। बच्चे ने ही गो यानी गोज की जगह गो यूज किया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कि इस एरर की क्या रिफ्लेक्ट कर रही है इसमें? इनकम्प्लीट कॉम्पिटेंस को जो है एरर रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Krashen monitor hypothesis, conscious grammar knowledge is mainly used। जो स्टीफन क्रैशन ने मॉनिटर हिपोथेसिस दिया है उसमें क्या यूज हुआ ये बताना। देखो, एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली, एडिट एंड मॉनिटर लैंग्वेज आउटपुट, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली, रिप्लेस कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए स्टीफन क्रैशन इज द फर्स्ट जिन्होंने क्या कहा था, स्टीफन क्रैशन ने, कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज को भी एक्विजिशन किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है सेकंड लैंग्वेज को। ठीक है, ये तो उन्होंने कहा था एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली। बट इसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि जो मॉनिटर हिपोथेसिस इसने दिया था उसका क्या जो मेनली यूज्ड है। तो
ये तो मॉनिटर हिपोथेसिस में उसका यूज नहीं है, ये तो स्टीफन क्रैशन ने कहा था कि हम एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज को नेचुरली, सेकंड लैंग्वेज को भी। एडिट एंड मॉनिटर लैंग्वेज आउटपुट। देखिए तो इसमें क्या है, जो मॉनिटर हिपोथेसिस है उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एक लर्नर जो है अपनी लैंग्वेज को कि क्या उसने आउटपुट दिया है, कितना वो सीख रहा है, ये सब मॉनिटर कर सकता है मॉनिटर हिपोथेसिस में। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली। क्या ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस से ही जितनी ज़्यादा जो लर्नर प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसका प्रोनाउंसिएशन जो है इम्प्रूव होगा। रिप्लेस कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस। ये भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मॉनिटर में क्या होता है कि बच्चा एडिट करेगा अपनी लैंग्वेज को, मॉनिटर करेगा अपने आउटपुट को, देखेगा कि कहाँ तक क्या उसने सीखा है लर्नर ने। ये सब जो है मॉनिटर हिपोथेसिस में होता है, हर चीज को मॉनिटर करेगा इसमें लर्नर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिप्रेजेंट स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग को सबसे ज्यादा कौन सी जो प्रैक्टिस है वो रिप्रेजेंट करती है? तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गिविंग आइडेंटिकल वर्कशीट टू एवरी लर्नर। लर्नर को जो है वर्कशीट देना। कैसे स्कैफोल्डिंग जो है वो इम्प्रूव होगी? प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट एंड ग्रेजुअली विथड्रॉ इट एंड करेक्टिंग एवरी मिस्टेक इमीडिएटली आस्किंग लर्नर टू मेमोराइज द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसका आंसर बताना, चलो देखते हैं। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंट से। ठीक है, एक हिंट से स्कैफोल्डिंग को याद कर लेना। जहाँ पे भी स्कैफोल्डिंग वर्ड दिखे तो वहाँ पे एक हिंट को याद कर लेना। अब देखिए इस जो ऑप्शंस में क्या आपको दिख रहा है? गिविंग आइडेंटिकल वर्कशीट टू एवरी लर्नर। कोई वर्कशीट देनी है लर्नर को? नहीं, स्कैफोल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्पॉट्स एंड ग्रेजुअली विड्रॉ इट। देखिए टेम्परेरी स्पॉट देना, मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। अभी स्टूडेंट के पास कोई प्रॉब्लम है और स्टूडेंट उस प्रॉब्लम में कहीं अटक गया, तो टीचर क्या करेगा? उसको एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करेगा। टेम्परेरी हेल्प, उसको कोई हिंट दे देगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए होगा, एक टेम्परेरी टाइम के लिए, कि अभी स्टूडेंट कहीं अटका है तो टीचर ने उसको थोड़ा सा हिंट दे के उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, दैट्स इट। एंड फिर एकदम से उसको विड्रॉ कर लेगा। यही है स्कैफोल्डिंग, कि स्टूडेंट जहाँ पे भी प्रॉब्लम में अगर कहीं फंसा है तो टीचर उसको एक थोड़ी सी जो हेल्प प्रोवाइड कर देता है, एक हिंट प्रोवाइड कर देता है बच्चे को। थोड़ा सा हिंट देके फिर जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो समझ जाता है कि नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा। तो वो जो टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी सपोर्ट है, वही जो है स्कैफोल्डिंग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक उसी टाइम पे इमीडिएट जो करेक्ट करना नहीं। आस्किंग लर्नर टू मेमोराइजेशन का कोई सीन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? एक टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच असेसमेंट इज प्राइमरी इंटेंडिंग टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए इसने क्या पूछा है? लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैंने क्या कहा था? अगर ड्यूरिंग वर्ड हो यानी स्टूडेंट एंड टीचर जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे, टीचिंग लर्निंग के टाइम पे जो इंटरेक्शन है, जो वो जो स्टूडेंट, जो टीचर है जो स्टूडेंट को समझा रहा है, जो प्रोसेस उस टाइम पे हो रही है टीचिंग लर्निंग के दौरान, जो प्रोसेस है वही जो कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो उस टाइम पे जो टीचिंग हो रही है, लर्नर जो सीख रहा है, उस टाइम पे जो हो रहा है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव एंड में जैसे टीचर ने बच्चों से जैसे टेस्ट वगैरह ले लिए, ठीक है, और उनको फिर एंड में चेकआउट करके जो टीचर बताता है कि इसका ये स्कोर रहेगा, इसका ये स्कोर रहेगा, तो ये सब एंड में होता है। ये होती है समेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस होता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को स्टूडेंट डायग्नोस करता है, उस कारण का, उस रीजन का पता लगाता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको डायग्नोस करके फिर स्टूडेंट को उसकी रेमेडी देता है कि बच्चा अटका हुआ है। फिर अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को रेमेडी देता है, उसको ठीक करता है, प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो डायग्नोस में सिर्फ क्या करता है? टीचर उस रीजन को ढूंढता है कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने बताया था, जो टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग हो, टीचिंग लर्निंग के दौरान जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। प्लेसमेंट असेसमेंट मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड, अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड। ओके, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है, जैसे स्टूडेंट को कोई भी उस टाइम पे नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको असेस करना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, परफॉर्मेंस चेक करना, उसकी एबिलिटी, परफॉर्मेंस चेक करना, उसकी एबिलिटी देखना स्टूडेंट की, फिर उसके अकॉर्डिंग असेस करके उसको उस टाइप के ग्रुप में डाल देना स्टूडेंट को। यही होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनफ फॉर द डे। ओके, अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट सीरीज में और भी सीटेट के हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, एज इट इज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
ओके, कमेंट करके बता देना अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।